फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ है 2024 में, है ना, यह एग्ज़ाम जो हुआ है शनिवार को 16 तारीख तीसरा महीना 2024 को हुआ है। ठीक है, तो उसका जो 9th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 80 नंबर का, उसमें से हम लोग आज 25 से 30 क्वेश्चन जो है हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, जो 9th क्लास का सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 80 नंबर का, है ना, उसमें से 40 नंबर बनाना था। तो 80 नंबर का था, उसमें से हम लोग आज 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग 9th क्लास का हैं और एग्ज़ाम दिए थे तो आप ऑब्जेक्टिव मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप ऑब्जेक्टिव अपना मिला सकते हैं। ठीक है, और यह जो ऑब्जेक्टिव है खास करके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई हो सकता है। तो जो भी जनरल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह ऑब्जेक्टिव लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जो भी पूछा जाता है सब जीरो लेवल से अप होता है। ठीक है, जीरो लेवल से ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो सभी के लिए ही ज़रूरी हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। और ख़ास करके 9th क्लास का जो एग्ज़ाम दिए हैं वह चाहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव, है ना, पता चले कि कितना बनाए थे सही कितना गलत। तो इस वीडियो के द्वारा वह मिला सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह के वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का वह हम लोग इस चैनल पे डाल रहे हैं, जो खास करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि जो भी 10th क्लास का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही, है ना, सहायता प्रदान कर रही है, क्योंकि 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, है ना, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है और इस चैनल पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड जो भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें 50 नंबर का पूछता है, उसमें से चाहते हैं कि 50 में से 50 बिहार बोर्ड में सही हो, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन तैयारी में लग जाइए, ताकि बिहार बोर्ड जो पूछता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, है ना, उसमें से आप 50 में से 50 बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। जो आज का क्वेश्चन है वो हम लोग का है ना, जो 9th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है शनिवार को, है ना, 16/3/2024 को, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम दिए थे वो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं मिलाना तो मिला सकते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, आज का ऑब्जेक्टिव है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच, है ना, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच, है ना, जो सीमा रेखा है वह किन दो देशों के बीच आती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। ठीक है, तो बतलाइएगा कि यह जो सीमा रेखा है किन के बीच है। तो हम, है ना, यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर बतलाइएगा और बतलाइएगा लास्ट में कि आप लोगों को 30 में से कितना सही हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा वह सी है। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मकालू, यहाँ पे कह रहा है कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। जो तो मकालू पर्वत है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह जो है नेपाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, मकालू पर्वत कहाँ पे है, तो वह नेपाल में है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि 10th क्लास का, है ना, जो भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है उसका तैयारी बेस्ट हो, तो मेरे इस चैनल पे जाइए और ऑब्जेक्टिव जो भी बताया गया है उसका स्टडी कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है कावेरी नदी पर है। ठीक है, और बता दें कि यह जो जलप्रपात है यहाँ पे, यह जो जलप्रपात है ना वह कितना, तो बताया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जलप्रपात कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। ये जो कितना ऊंचाई है इसका, तो ये बोला जाता है 98 मीटर ऊंचा से यह जलप्रपात क्या होता है ना, यहाँ से जल का प्रवाह होता है। और एशिया में, ठीक है, एशिया में यह क्या बोला जाता है, चलिए
इसका राइट आंसर क्या है, कावेरी नदी पर। क्या बोल रहे थे कि जलप्रपात, है ना। तो इसके द्वारा, है ना, विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जा रहा है। इस जलप्रपात के द्वारा विद्युत का, है ना, जो होता है ना विद्युत जल उत्पादन, उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बोला जाए तो यहाँ से जो जल का गिराव होता है वह कितना है, तो वह 98 मीटर ऊंचा से गिरता है। तो यहाँ पे जल विद्युत यंत्र लगाया गया है और यहाँ से जल के मदद से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर होगा कावेरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। ठीक है, यानी कह रहा है कि किस देश की स्थलीय सीमा है जो भारत को नहीं छूता है, तो यह म्यांमार, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 9th क्लास का जो भी एग्जाम दिए हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव को कराना संभव नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका 2 वीडियो आएगा। तो यह पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो भी डाला जाएगा जो 30 से 80 के बीच में क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना जो बांग्लादेश में जाकर के जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब से होता है। तो भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह आगमन हम लोग को जून से, है ना, भारत में मिल जाता है, यानी जून से इसका आगमन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, बता दें कि जून से आगमन होता है और यह जो है पूरे भारत में कब फैल जाता है, तो यह आधा जुलाई, है ना, आधा जुलाई, पूरा आधा जुलाई, ठीक है, ख़त्म होते होते पूरे भारत में यह मानसून फैल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है जून में और पूरा भारत में फैल जाता है कब, तो जुलाई आधा ख़त्म होते होते फैल जाता है। अगला है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। 8वां नंबर है, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो नेपाल का जो सीमा है ना, और भारत का जो सीमा है, ये दोनों के बीच में क्या है, तो नेपाल भारत के साथ, है ना, कौन सा सीमा साझा करता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब सीमा है जो एक दूसरे के बीच में साझा होती है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। देखिए आप लोग का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ लास्ट में बताइएगा। इसमें से कुछ हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उसमें से आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। चलिए, तो होमवर्क की बात कर रहे थे, तो चलिए आपका पहला होमवर्क यही रह जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बतलाइएगा, है ना। उसके बाद यहाँ से, है ना, हम लोग भी जो भी आंसर इसका आएगा उसका आंसर हम लोग भी इधर से करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो बतलाइए, नहीं तो आंसर जो है कमेंट में हम इधर से खुद बतला देंगे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, है ना, कहाँ से इसका स्थान अथी जो शुरुआत हुआ है कहाँ से हुआ है। बोला जा रहा है नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, यानी यह जो निकलता है वह कहाँ से। ठीक है, होमवर्क की बात किया जा रहा था, तो होमवर्क में जो भी आएगा वो होमवर्क आप लोग को दिया जाएगा और आप लोग, है ना, उसका आंसर कमेंट में बतलाइएगा। तो एक होमवर्क हम यहाँ पे, है ना, जो 9वां नंबर क्वेश्चन था वह होमवर्क में दिए हैं। आप लोग आंसर बतलाइएगा कमेंट में, उसके बाद हम भी कमेंट में आंसर बतला देंगे। ठीक है, कह रहा है नर्मदा नदी उद्गम स्थान कहाँ से है ना, तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक नदी। ठीक है, यहाँ जो पूछ रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होता है निकलता है, तो अमरकंटक से। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी ना वह 1872 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या परिवर्तन, 12 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। देखिए, तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है जन्म दर के कारण, है ना, मृत्यु के कारण,
प्रवास के कारण, प्रवास मतलब क्या होता है, यहाँ का लोग वहाँ बसना, वहाँ का लोग यहाँ बस जाना, है ना। इसमें भी जनसंख्या का क्या होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ना टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से, ठीक है। जिसमें से अगर बोला जाए तो पहला जो होता है राजस्थान होता है, दूसरा में गुजरात होता है, तीसरा में होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश, है ना, और चौथा में होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पचमा में जो होता है वो होता है त्रिपुरा, ठीक है। और छठा में जो होता है वो होता है मिजोरम, ठीक है। सातवां में होता है राजस्थान और आठवां में होता है बिहार, है ना। यह 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पे नागालैंड से नहीं, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा जो है नागालैंड से नहीं गुजरती है, ठीक है। मणिपुर से भी नहीं गुजरती है, यहाँ से असम है वो भी नहीं। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से गुजरती है, इसका राइट आंसर होगा सी, है ना। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। मतलब ये राजस्थान में, है ना, मरुस्थलीय भाग से कौन सी नदी बहकर, है ना, निकलती है। ताप्ती, मांडवी, घाघरा, है ना, ये तीनों है जो इसमें से कोई भी नहीं बहती है। तो लूनी है यह नदी, है ना, मरुस्थलीय भाग से निकल कर बहती है ना, मरुस्थलीय भाग से बहकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो यह जो है कहाँ स्थित है, तो यह जो है केरल में है। देखिए ऐसे तो बोला जाता है कि नीलगिरी जो संरक्षित जैव मंडल है वह 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे केरल होगा, ठीक है। जिसमें से 3 राज्य बोला गया है, तमिलनाडु है एक, यहाँ पे तमिलनाडु है, केरल है, और एक जो है उत्तराखंड है। सॉरी उत्तराखंड नहीं है, देखिए भूल रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर केरल होगा, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु से ज़्यादा केरल में है, इसलिए केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बोल रहा है कि नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो यह केरल में। हम अभी बोल रहे 3 राज्यों में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो 3 राज्यों में है, उसमें से सबसे ज़्यादा केरल में, इसीलिए इसका राइट आंसर केरल होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच की भूमि, 2 नदी, एक देखिए यहाँ पे एक तरफ से, है ना, इस तरफ से नदी होगा, ठीक है, एक इस तरफ से होगा। आई तीनों के बीच की जो भूमि है इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है, दोआब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोआब, यानी सी होगा, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर पर। भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देखिए भूटान जो है ना वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। देखिए सरकार के वन नीति के अनुसार जो है कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए, तो 33% भू पर यानी भूमि पर वन होना चाहिए, ठीक है। इतना परसेंट भूमि पर वन है तो अच्छा है वातावरण के लिए। तो बताया गया कि भूटान के भूमि पर कितना प्रतिशत है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वन है, वहाँ 70% है ना वन का विस्तार है। समझिए वहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है ना। तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं 19 नंबर, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। देखिए गुजरात के भू में जो आया था ना वह भूकंप 2001 में आया था, जिसमें से लगभग 13,000 से अधिक लोगों की जाने गई थी, ठीक है। और उसमें से 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। समझ में आया। तो गुजरात के भुज में जो भयंकर भूकंप आया था ना वह 2001 में आया था, जिसमें से 13,000 से ज़्यादा यानी कि 13,000 प्लस लोगों की जाने गई थी, जिसमें से 1.5 लाख 1.5 है ना 1.5 लाख से प्लस, ठीक है, यानी 1.5 लाख से प्लस लोगों की क्या हुआ था, स्थिति, है ना, खराब हो गई थी, यानी कि लोग घायल हुए थे इतना, और मौत जो हुआ था वह 13,000 से प्लस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। देखिए, जो मनुष्य के द्वारा है ना संकट आता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो भूकंप है वो प्राकृतिक होता है ना, ये तो होगा नहीं मानव जनित। बाढ़ भी प्राकृतिक आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। भूस्खलन, तो ये भी जो होता है प्राकृतिक रूप से होता है। नाभिकीय आपदा है, यह जो होता है किसके द्वारा, तो मानव के द्वारा, जो बम वगैरह विस्फोट किया जाता है, तो यह मानव आपदा हो गया, नाभिकीय आपदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। देखिए, परमाणु बम जो है सर्वप्रथम हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा सर्वप्रथम जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब पैदल चल रहे हैं सड़क पर तो हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए, यानी कि बाईं ओर चलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गोदावरी को जो है वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। राइट आंसर डी होगा। चलते हैं 26 नंबर। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो विश्व का जो पहला लिखित संविधान हुआ था वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। लेजेस कह रहा है कि लेजेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो सिद्धांत है स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ ने। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है ना निरपेक्ष राज्य की स्थापना जो हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं ही राजा हूँ, यह किसका कथन था। तो लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राजा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वह यहाँ पे बी होगा। तो आज का क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में जो अगली वीडियो आएगी उसमें से बाकी की ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। हम पहले ही बताएं कि टोटल जो क्वेश्चन था 80 क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोग 29 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन बच गया वह अगली वीडियो में, ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया 29 क्वेश्चन किया गया है ना, जिसमें से बतलाइए, है ना, जो 9th का एग्ज़ाम दिए थे वो उनके लिए यह मिलाने के लिए बहुत ही आसान, है ना, तरीका हो गया कि वीडियो देखिए, अपना जो भी लगाए थे आंसर उससे मैच कीजिए और पता कीजिए कि कितना सही बना था। और ख़ास करके इस चैनल के द्वारा 10th क्लास के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड में है ना पूछा करता है। और 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक, है ना, एक अवसर प्रस्तुत कर रही है, जिससे उनको आसानी से सारे सब्जेक्ट को, यानी जो भी सब्जेक्ट है 10th क्लास में उस सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो चैप्टर वाइज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि फ्री में, है ना, सारे ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल पे जोड़िए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो जाए। और 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से आप लोग 50 में से दम 50 बना कर आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।